गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो भी आप लोगों को बताया गया है पहले आप उसको जो है समझ लीजिए। इसके बाद जो ये आपको आज लेक्चर दिया जाएगा यह लेक्चर जो है आप लोगों को तब ज़्यादा बेटर रूप से समझ में आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को जो है सारे डेफिनेशन वगैरह सब बता दिया गया है। अब आज आप लोगों को सूत्र का जो नियमन है अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के जो फोकस दूरी है उसके सूत्र का जो नियमन है वो आपको कराया जाएगा। तो पहला आपका है कोई भी दर्पण हो, किसी भी दर्पण का, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, तो उसकी फोकस दूरी के सूत्र का नियमन कैसे किया जाता है। तो इसके बाद जो रीडिंग है वह है दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो उसमें आपको बताया गया है कि गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो पहला आपका है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी के लिए सूत्र है आज इसका नियमन कराया जाएगा, आज इसका डेरिवेशन कराया जाएगा। तो पहले उसके लिए अवतल दर्पण का जो साइन है चित्र है तो फिगर है उसको ड्रा कर लिया जा रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि जो स्मारक होता है ये दर्पण की फोकस दूरी का प्रतीक है। जो बी है वह जो वस्तु आपने लिया हुआ उसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है वह ध्रुव से उसके बीच की दूरी है। जो आर है ये स्मॉल आर जो है वह वक्रता त्रिज्या है और जो स्मॉल यू है यह वस्तु की दूरी है। ठीक, अब इसके सूत्र का नियमन करने से पहले हम लोग जो है समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे। दो त्रिभुज जो होते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब वह समान कोणीय होंगे। दो त्रिभुज अगर हमने लिया जैसे एक त्रिभुज हमारे पास है ABC, दूसरा जो हमारे पास है वह DEF है, यह दोनों त्रिभुज जो है यह समरूप कब होंगे। बिना इसके जो है आप इसके सूत्र का नियमन नहीं कर सकते, इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब वह समान कोणीय होंगे। समान कोण का मतलब कि एक कोण किसी पहले त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए, फिर दूसरा कोण दूसरे वाले त्रिभुज के दूसरे वाले कोण के बराबर होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो निश्चित रूप से तीसरा वाला भी कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि यह एंगल इसके इक्वल है, इसके बाद मान लिया एंगल जो है F के इक्वल है, इसके बाद ये सी वाला जो एंगल है वह E के इक्वल है। तो ये जो त्रिभुज आपका ABC होगा वह त्रिभुज DEF की तरफ क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जब यह समरूप हो जाएगा तो इनकी जो भुजाएं होती हैं वह अनुपात में क्या होगी, बराबर होगी। इनका जो भुजा होगा या भुजाएं जो होती हैं वह अनुपात में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब कौन सी भुजा किसके अनुपात में होगी, जैसे जो कोण इसके बराबर होता है उनके बीच की भुजा अनुपात की होती है। जैसे मान लीजिए यह एंगल हमने इसके बराबर लिया है और बी वाला एंगल जो है वह F के इक्वल है, तो इनके बीच की भुजा कौन सी है, AB। तो हम लोग ले लेंगे AB बटे, अब यहाँ पर देखो इसका भुजा यह कोण इसके बराबर है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भुजा B है। ठीक, इसके बाद इक्वल हो जाएगा। अभी तो मान लीजिए हम लोग ने AB लिया है, अब यह एंगल इसके इक्वल है और यह एंगल इसके इक्वल है, तो पहले तो BC होगा फिर कौन सा साइड होगा, EF। इसके बाद हो जाएगा इक्वल टू, अब यह एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके
इक्वल है, इसलिए हो जाएगा AC अपान क्या हो जाएगा DE। तो यह होता है समरूप त्रिभुज। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब वह समान कोणिक होंगे। जब वह समान कोणिक हो जाएंगे तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वह अनुपात में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है यह एक अवतल दर्पण है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो PC आपका है यह एक मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष PC पर हमने एक बिंदु वस्तु OO डैश ले लिया, एक वस्तु हमने क्या ले लिया? OO डैश, ठीक। तो यहाँ पर देखिए O डैश से ये जो मुख्य अक्ष आपने PC लिया हुआ है, इस O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता है। ये प्रतिबिंब बनाने का नियम होता है। उस नियम में पहला नियम ये होता है कि किसी भी दर्पण के, चाहे वह उत्तल दर्पण हो, चाहे वह अवतल दर्पण हो और चाहे वह उत्तल दर्पण हो, तो किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाता है अथवा क्या हो जाएगा? जाता हुआ प्रतीत होता है। तो जो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें होकर के जाता है और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है? कोई भी आपने दर्पण लिया हुआ है, अगर उस दर्पण के मुख्य फोकस से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरता है या उससे मुख्य फोकस से होकर जाता है या तो जाता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। जाकर जाएगा या जाता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। तो परावर्तन के पश्चात वह भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर होकर के आगे जाएगा। पहला दूसरा नियम क्या बताया गया? किसी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तीसरी कंडीशन ये होता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, कोई भी प्रकाश की किरण अगर वह दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। तो यह तो हो गया तीनों प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इसमें क्या बताया गया आपको? O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आगे निकल जाता है। एक दूसरी किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाता है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। एक दूसरी किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाता है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। तो ये परावर्तित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उस बिंदु को हमने मान लिया I डैश, और इस बिंदु I डैश से मुख्य अक्ष जो एक PC आपने लिया हुआ है इस पर लंब हमने क्या डाल दिया? I डैश I, जो वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब है। अब यहाँ हमने जो बिंदु A लिया हुआ है, जो किरण आपका O डैश A है, तो बिंदु A से मुख्य अक्ष PC पर लंब AN डालें। इस पर जो बिंदु PC आपने लिया, जो रेखाखंड PC आपने लिया हुआ है जिसको आप मुख्य अक्ष बोलते हो, इस मुख्य अक्ष पर AN जो है वह लंब डाला गया है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज आपने लिया COO डैश और CII डैश, जो त्रिभुज आपका है COO डैश तथा त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा CII डैश समरूप है। कैसे समरूप होगा इसको भी देख लिया जाए। देखो ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, बराबर होगा। ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, तो बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकल एंगल होता है, शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर। तो जब आपको बताया गया इससे पहले कि जब किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो निश्चित रूप से ये जो तीसरा वाला कोण होगा वह भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यह वाला एंगल जो है वह I डैश वाले एंगल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए यह जो त्रिभुज
अनुपात हम बराबर कर लेंगे। अब जैसे देखिए यह एंगल इस एंगल के बराबर है और यह एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ओ डैश और अपान क्या हो जाएगा, आई आई डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ डैश और अपान कितना हो जाएगा, आई आई डैश इक्वल टू, अब देखिए यह एंगल इसके बराबर है और यह एंगल शीर्षक मुख से इसके बराबर है, तो हो जाएगा यह हो जाएगा सी ओ और बटे कितना हो जाएगा सी आई। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ओ और अपान कितना हो जाएगा सी आई। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज ढूंढते हैं। यहाँ पर आप आ जाइए, त्रिभुज एफ ए एन और एफ आई आई डैश, त्रिभुज एफ ए एन और एफ आई आई डैश, यह भी समरूप होगा। कैसे होगा, यह शीर्षक मुख कोण से यह कोण इसके बराबर है, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, तो बराबर होगा। तो ये भी दो कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज के दो कोण के, इसलिए तीसरा वाला एंगल भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो यह एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यह दोनों त्रिभुज हो गए वह समान कोणिक हो गए, इसीलिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज एफ ए एन तथा त्रिभुज एफ आई आई डैश समरूप है। तो अब समरूप है तो यहाँ पर देखिए ये एंगल इस एंगल की इक्वल है और यह एंगल इसकी इक्वल है, तो ए एन अपान कितना हो जाएगा, आई आई डैश। यहाँ पर हो जाएगा ए एन अपान हो जाएगा आई आई डैश इक्वल टू, देखो यहाँ पर यह एंगल इसकी इक्वल है और ये एंगल इसकी इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एन और बटे कितना हो जाएगा एफ आई, कितना होगा एफ एन और अपान कितना हो जाएगा एफ आई। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एन अपान हो जाएगा एफ आई। अब अगर ध्यान से देखिए आप, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो अगर यह एक चतुर्भुज है और चारों भुजाएं 90, चारों कोण 90 अंश के हैं, तो यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो जब यह आयत कहलाएगा तो आपको पता है कि आयत की जो समूह भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये जो ओ डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एन। ध्यान कर सकते हैं कि जो ए एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डैश। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए एन इक्वल टू हो जाएगा ओ डैश, ठीक। इसलिए आप यहाँ पर आप लिख लीजिए ए एन के प्लेस पे हम लोग ओ डैश कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ओ डैश अपान हो जाएगा आई आई डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ एन अपान कितना हो जाएगा एफ आई, ठीक। अभी देखिए जो दूरी नापा जाता है, आपको कल बताया गया था नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि जो दूरियां होती हैं सदैव दर्पण के दूरी से नापी जाती है। यहाँ पर तो यफियन आपने लिया होगा, यफ की बात है यहाँ पर, तो यफ से दूरी आप नाप नहीं सकेंगे। तो अगर हमारा यह बिंदु पी पर बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, बिंदु पी पर बिल्कुल मिल जाए, तो वह किस कंडीशन पर मिल सकता है, वह केवल एक ही कंडीशन होता है जब आप गोली दर्पण का व्यास छोटा कर लीजिए। जब आप गोली दर्पण का व्यास जैसे इतना बड़ा आपने दर्पण लिया है, आप वो छोटा दर्पण लीजिए। अब यहाँ पर वस्तु आपने लिया, मान लो ये यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से आपने कि अगर परपेंडिकुलर डाला तो बिल्कुल देखिए पी के नजदीक आ रहा है, बिल्कुल पी के नजदीक आ रहा है। इसलिए यह आपका तभी इक्वल होगा, जो यफियन होगा वो पीएफ के बराबर तभी होगा जब आप क्या करेंगे, गोली दर्पण का व्यास छोटा कर देंगे। तो जब गोली दर्पण का व्यास छोटा कर देंगे तो यह जो एन है और जो बिंदु ए है, यह दोनों बिंदु पी के बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। तो जो दूरी चूंकि हमको एन से नापनी पड़ेगी, वह दूरी हमारा पी से ही क्या करेंगे, आप नाप देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गोलीय दर्पण का व्यास छोटा होगा। तो जब गोली दर्पण का व्यास छोटा करेंगे तो जो एफएम होगा वो बेटा हो जाएगा पीएफ के बराबर। अब पीएफ के बराबर हो गए, तो यहाँ पर रख दीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा ओ डैश अपान आई आई डैश इक्वल टू हो जाएगा पीएफ अपान हो जाएगा एफ आई। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए ओ डैश बटे आई आई डैश, ओ डैश अपान आई आई डैश, ये दोनों बराबर है।
लेफ्ट साइड के बराबर है, इसलिए राइट साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो राइट साइड है वो राइट साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सी को अपान सी आई इक्वल टू हो जाएगा पी और अपान हो जाएगा एफ आई। यह हो गया इक्वेशन नंबर। अब हम लोग दूरी नापेंगे। अब जैसे CO है हमारे पास, वैल्यू CO की यही है, वैल्यू हमारे पास CO की यही है। अब चूंकि आपको बताया गया दूरी P से नापी जाती, स्केल का 0 वाला पॉइंट पहले P पे रखेंगे। तो अगर हम CO की वैल्यू नापें, अगर हम C को फाइंड आउट करें तो CO निकालेंगे तो इसमें से किसको घटाएंगे, किसमें से किसको जोड़ सकते हैं। जैसे अगर P से हमको नापना है, हमको PO की दूरी पता है, U हमारे पास, PC पता है, PI पता है, PF पता है। तो आपको CO की वैल्यू निकालना है तो आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना होगा कि आपका जो दूरी है वह U R B के कंडीशन में आए। तो यहाँ पर अगर हम लोग PO में से PC को घटा दें तो CO की वैल्यू चाहिए। अगर PO में से अगर हम लोग PC घटा देंगे तो CO हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ PO की वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे CO इक्वल टू PO माइनस कितना हो जाएगा, PC। अब PO की बात है, अब आपको चिन्ह परिपाटी का नियम याद करना पड़ेगा, वो दिमाग में होना चाहिए आपके कि अगर बाईं तरफ रहेंगे, सीधा ये बाएं तरफ हो गया, ये दाहिनी तरफ हो गया। तो यहाँ दाहिनी तरफ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास है। तो जब दाहिनी तरफ कोई वैल्यू नहीं है, सारे लेफ्ट साइड में है, तो सारे नेगेटिव है, सभी के सभी नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर PO की बात करें, PO के लिए कौन सा है, U, लेकिन बाईं तरफ पर इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। PC जो कि वक्रता त्रिज्या है वह कितना है, R, लेकिन बाईं तरफ है तो यहाँ हो जाएगा माइनस है। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस U प्लस R। अब सेकेंड आपका है CI। अगर हम लोग CI की बात कर लें, CI हमारे पास यही है। अब CI हमारे पास यही है, दूरी हमको P से नापनी है, तो PC माइनस हो जाएगा PI। PC माइनस क्या हो जाएगा, PI। देखो PC माइनस क्या होगा, PI होगा। यहाँ हो जाएगा PC माइनस PI। अब PC क्या है, ये भी बाईं तरफ है तो माइनस R होगा। इसके बाद माइनस यहाँ PI क्या होगा, V, प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी बाईं तरफ है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस R माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा तो माइनस R प्लस V हो जाएगा। अभी आपको जो दूरी निकालना हो PF है, तो अगर आप डिस्टेंस PF निकालेंगे तो PF, ये तो पूरी दूरी है क्योंकि स्मॉल f से इसको डिनोट किया गया है, तो PF जो कि बाईं तरफ है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। इसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ पर है FI। तो अगर आप FI की बात कर रहे हैं तो FI की बात अगर करेगा तो FI हमारे पास ये है FI अगर हमारे पास ये है, ठीक। तो अगर हम PI में से PF घटा लेते हैं तो हमको FI पता चल जाएगा। PI में से PF घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा PI और माइनस हो जाएगा PF, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर PI कितना हमारे पास बाईं तरफ है तो माइनस B होगा और PF कितना है, बाईं तरफ है तो माइनस F होगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस B प्लस। अब हम लोग समीकरण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू हमारे पास आ गए, CO, CI, PF और FI, चारों वैल्यू में फाइंड आउट कर लिया है। इनकी वैल्यू आप समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए आप समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा आपका, अब CO की जगह क्या हो जाएगा, माइनस U प्लस R अपान CI की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस R प्लस B इक्वल टू PF की वैल्यू कितना, माइनस F, और इसकी वैल्यू कितना है, माइनस B प्लस FI की वैल्यू कितना हो गया, माइनस B प्लस F। अब यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या होता है बेटा, यह सदैव फोकस दूरी के दोगुने की क्या होता है, बराबर। सदैव जो होता है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस
और प्लस 2f अपान माइनस 2f और प्लस b इक्वल टू माइनस f माइनस b प्लस f। ठीक, यहाँ पर आपको बताया गया क्योंकि r इक्वल टू कितना होता है 2f, यह सदैव फोकस दूरी के दोगुने के क्या होता है बराबर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, माइनस यहाँ हो जाएगा u प्लस 2f, यहाँ हो जाएगा माइनस b प्लस f माइनस f, यहाँ हो जाएगा माइनस 2f और प्लस b। अब आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस, u का गुणा b में तो यहाँ हो जाएगा u, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस, u का गुणा f में तो uf, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो हो जाएगा माइनस, 2f का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा 2f, फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 2f इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस, f का मल्टीप्लाई 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस, यहाँ हो जाएगा ये प्लस 2f स्क्वायर है, बराबर के लेफ्ट साइड में है और बराबर के राइट साइड में भी 2f स्क्वायर है, इक्वल चिन्ह है, समान चिन्ह है, इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा बेटा uf माइनस ub माइनस uf माइनस 2fb इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस f। अब देखिए ub प्लस में है, इन दोनों इसको इधर ही रहने दीजिए, लेफ्ट साइड में ही रहने दीजिए। अब आप क्या करिए, माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस, ये भी माइनस इधर आएगा तो प्लस, पक्षांतर करिए तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का पक्षांतर करते हैं तो प्लस आता है और प्लस का पक्षांतर करते हैं तो माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ub, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस इधर आएगा तो प्लस uf, यहाँ माइनस fb और प्लस, यहाँ हो जाएगा 2f। ठीक, ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2fb है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें जो घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, दो में से जाएगा तो एक होगा, तो यहाँ हो जाएगा uf और प्लस f। अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ uvf से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ इधर भी और इस साइड भी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा ub अपान uvf इक्वल टू uf अपान uvf प्लस fb अपान uvf। ओके, अब आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए यह u से u कर जाएगा, b से b कैंसिल होगा, u से u कैंसिल होगा, f से f कैंसिल होगा, b से हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 1 अपान f इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 अपान b और प्लस 1 अपान, यही आपके अवतल दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र का नियमन। अब आप लोगों को जो है कल नेक्स्ट लेक्चर में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का नियमन पढ़ाया जाएगा, और जब तक आप लोग पिछला जितना भी आप लोगों को बताया गया, जितना लेक्चर दिया गया है, उन सबको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नियमन नहीं आएगा।